मित्रों नमस्ते। आज हम सभी पुनः एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पे, एक ऐसे सामाजिक सरोकार के ओतप्रोत बिंदु पे चर्चा करने वाले हैं। केसरिया संवाद आपके बीच पहले भी पूर्व में आता रहा है। हमारा भारतवर्ष ऐसा देश है जहां दुनिया भर की विविधताएं हैं, दुनिया भर की जातियां हैं, दुनिया भर के धर्म हैं, भाषाएं हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं और एक भारी भरकम संख्या हमारे देश की है, जनसंख्या है। इसके बीच में हम मुख्य रूप से जब हमारे बच्चे, अभी जो आपने देखा एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और उस आंदोलन ने पूरे देश को अस्त व्यस्त किया। एक बहुत ही बड़े पद पे बैठे शिक्षा मंत्री का, केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी हुआ। ऐसे में हमें थोड़ा सा विचार करना है इस पूरे प्रकरण से। इस वीडियो का और हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमें केवल बच्चों से लेना देना है। ऐसे बच्चों से लेना देना है जो अपनी पढ़ाई करते हैं, अपने परिवार का सपना पाले हुए, अपने कंधों पर बोझ डाले हुए वो गांव से निकलते हैं, शहरों तक जाते हैं, अपनी पढ़ाई करते हैं और फिर नौकरियां पाने के लिए, अच्छे जॉब पाने के लिए, परिवार को ठीक से पाला जाए, सब कुछ व्यवस्थित हो, इसके लिए प्रयास करते हैं। ऐसे में बीच में जब सरकार की ओर से और व्यवस्थाओं की ओर से कोई चूक होती है तो उनको बहुत घबराहट होती है। वो घबरा के या तो अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, कई लोग तो अपने स्वयं को खत्म करने का निर्णय ले लेते हैं। और जैसा कि भारतवर्ष 150 करोड़ लोगों वाला देश है, इतना विशाल देश है, इसमें सरकार की कैपेसिटी नहीं है हर एक व्यक्ति को नौकरी दे दे, तो वो इस माइंड सेट का शिकार होके स्वयं क्षुब्ध होके जीवन भर कोई छोटे छोटे कार्य करने रह जाते हैं। ऐसे में आज आपके स्टूडियो में मेरे बगल में बैठे आप धीर सिंह जी हैं। आप वैशाली जिले के हैं, मनपुरा आपका गांव हुआ। मनपुरा बिहार में वैशाली डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है और अपना इन्होंने एक फॉर्म है इनका बहुत ही शानदार, आरके डेयरी शुद्ध के नाम से। 2015 में आपने उसको शुरू किया था और आपने अपना जीवन ग्रेजुएशन के बाद, जब हम इनसे चर्चा करेंगे उसी चर्चा में ये विषय चलेगी कैसे कैसे इनका सफर हुआ। आपका स्वागत है सर हमारे केसरिया संवाद स्टूडियो में। आज आपको हमारे साथ जो संवाद करना है वो मूल रूप से संवाद यही है कि क्या देश के हर एक बच्चे को, देश के हर एक व्यक्ति को सरकार जॉब दे सकती है, वो सरकारी एम्प्लॉय बन के ही जीवन जी सकता है, या और भी दुनिया में कोई रास्ते हैं शानदार तरीके से जीवन जीने के, जिसके आप स्वयं एक उदाहरण हैं। सबसे पहले आपसे आग्रह होगा कि अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं आप। बहुत बहुत धन्यवाद अभय जी। निश्चित ही सबसे पहले तो आपके केसरिया संवाद के जितने भी दर्शक हैं उसका इस शो में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मेरा नाम रणधीर कुमार हुआ, घर आपके बगल महुआ में है, मनपुरा गांव पड़ता है, वैशाली जिला के अंतर्गत आता है जी। बाकी विशेष आप देख ही रहे हैं हमारे बारे में जो आपकी मैं सवाल का ये मतलब था रणधीर जी कि परिवार के बारे में भी बताएं। जैसे लोगों का कॉन्सेप्ट होता है हम वीडियो शूट करके डालेंगे, आपकी सफलताओं की चर्चा करेंगे, आप बिना सरकारी मदद के ऐसे ठाठ बाट वाले जीवन जी रहे हैं अपने पुरुषार्थ के बल पे। ये जब चर्चा करेंगे तो लोगों में ऐसा आता है कि इनका तो सेट रहा होगा, पिताजी ने धन संपत्ति दी होगी, पारिवारिक बैकग्राउंड मजबूत होगा, जमींदार रहे होंगे, तो सब ठीक है। इसके लिए मेरा व्यक्तिगत ये सवाल है, आप अपने परिवार के बारे में बताइए जरा दर्शकों को। नहीं, सही बात है। मेरा परिवार एक मिडिल फैमिली से ही हम भी आते हैं। हमारे पिताजी डॉक्टर रहे हैं, होम्योपैथ के डॉक्टर हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उनका कैपेसिटी नहीं रहा कि वो बहुत ज़्यादा कमा के अर्जन करके हम लोगों को दे पाए। उन्होंने एक मिडिल फैमिली की तरह जहाँ तक हो सकता है अपने, हम 3 भाई हैं, एक बहन है, चारों बच्चों को एक सीमित लेवल तक पढ़ाई लिखाई करवाया है। बाकी हम लोगों ने प्राइवेट जॉब से शुरुआत करी थी। प्राइवेट जॉब का मतलब समझ सकते हैं फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा होगा। 2002 में हमारी सिस्टर की शादी हुई थी, उस टाइम हमारे घर पे कर्ज रहे होंगे लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए। और हमारा डेयरी जो हमने ये डेयरी फार्म चालू किया है वो 2015 में किया है। तो उस स्थिति, ये 10 साल 15 साल के गैप में जो किया गया है वो धीरे धीरे सीढ़ी बाई सीढ़ी करके ही आज यहाँ तक। कैसे पिताजी जब होम्योपैथी डॉक्टर है तो होम्योपैथी डॉक्टर की आज भी एलोपैथ की तरह बहुत ज्यादा मान्यता प्राप्त नहीं है, हालांकि वो ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, मैं व्यक्तिगत तौर पे ये चीज बोलता हूँ। फिर भी एक आप ऐसा बताएं कि पिताजी की इनकम कितनी रही होगी उस समय? उस समय की इनकम बहुत से, वो आइडिया तो नहीं बता सकते अब, चूंकि पिताजी हैं और हम लोग लगभग 2004 में हम घर से निकल गए थे, तो इनकम का आइडिया तो उस टाइम लगाना मुश्किल था। लेकिन मुश्किल से ये था कि हम लोगों को पढ़ा लिखा लेंगे, बहुत बड़ी बात थी।
ऐसा ही था कि किसी तरह पढ़ाई लिखाई पढ़ाई सभी लिखाई भाई कर बहनों ले, की हो जाए। चूंकि हम लोग मिडिल क्लास से आते हैं तो समस्या यहाँ फंस जाता है ना कि मेंटेन करने में आधे से ज्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं। आगे पीछे देख के वो ऐसे हाँ, कर रहा ये है, वो मिडिल ऐसे क्लास कर रहा वालों है। का समस्या सबसे मिडिल क्लास की सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि हम मेंटेन करने में ही निभर जाते हैं। आज जो आप अभी अपने जीवन के बारे में बता रहे हैं, जो आज से लगभग ये 20 साल पहले ऐसा रहा होगा ये कंडीशन जो आपने बिल्कुल चर्चा बिल्कुल। 20 साल का सफर में ये स्टार्टअप कैसे हुआ? आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई? हमारी शिक्षा दीक्षा वैसे बिहार से ही हुई है और ग्रेजुएशन हमने एमपी से करा है। एक्चुअली 2004 में पारिवारिक स्थिति को देखते हुए हम नौकरी करने के लिए चले गए थे। प्राइवेट नौकरी के लिए चले गए थे। वहाँ पे एमपी में एक डेयरी है, पारस डेयरी के नाम से, वहाँ हमने नौकरी करा है और नौकरी के दौरान ही हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट करा है। 2004 से लेके 2009 तक हमने नौकरी करा है। 9 से लेके फिर 14 तक एक मित्र हैं, उनके साथ पार्टनरशिप में हमने इलाहाबाद में काम करा है, डेयरी का ही। और 14 के बाद 15 से हमने यहाँ पे बिहार में आर के डेयरी का शुरुआत करा। तो जो मित्र के साथ जो आपने कहा कि पार्टनरशिप में हमने शुरुआत की, तो आपने इन्वेस्टमेंट किया, करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। 1-2 लाख रुपए इन्वेस्ट करके हम लोगों का था कि डेली दूध खरीदना है और डेली बेचना है, वो नगद पेमेंट आ जाता था। मैं दर्शकों को बताऊं, इससे ज्यादा अच्छा होगा कि आप बताएं। आपका एक सेंटर डला और महुआ में डला जी। और हम लोगों ने देखा कि वो सेंटर धीरे धीरे हमारी नजरों के सामने ही बहुत विकास किया। तो यहाँ पे स्टार्टअप आपने कैसे किया? एक्चुअली हम दूध के लाइन में चूंकि नौकरी कर रहे थे तो आइडिया तो था ही, दिमाग में था ही कि अपने यहाँ जाना है, अपने यहाँ काम करना है। तो बिहार से बाहर बिहारियों की क्या स्थिति थी ये भली भांति सब लोग जानते थे उस टाइम में। अब तो बहुत ज्यादा सुधार है, हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन उस टाइम की स्थिति यही थी कि बिहार के बाहर बहुत कम इज्जत से लोग देखते थे हम लोगों को। तो ये दिमाग में था कि हमको बिहार में ही काम करना है। फिर 15 में जब हम 14 में बिहार आ गए तो प्लानिंग हुआ कि अब यहीं पे एक छोटा सा डेयरी डालते हैं। उस टाइम में पूरे बिहार में डेयरी के मामले में एक ही नाम था, सुधा। बहुत बड़ा नाम था और बिहार का ब्रांड नेम आज भी है, कल भी था, उस टाइम में भी था। तो उसी से देखते हुए, उसी को देखते हुए हमने सोचा कि हम भी डेयरी से शुरुआत करते हैं, दूध खरीदेंगे, उसका छोटा छोटा प्रोडक्ट बनाएंगे, मार्केट में बेचेंगे। कितना इन्वेस्टमेंट आपने किया था फर्स्ट टाइम जब आपने? फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट 5 से 6 लाख रुपए का था। ये जो अभी आपके जो आरके डेयरी का सेंटर है, जहाँ से आपके प्रोडक्ट की मेकिंग होती है, जहाँ पे आप प्रोडक्ट बनाते हैं, वहाँ कितने एम्प्लॉय हैं? अभी हमारा जो आरके डेयरी महुआ में है उस पे 35 से 40 स्टाफ तो रेगुलरली काम करते हैं। महुआ में जो सेंटर है आपका, और कितने आउटलेट हैं आरके डेयरी के? कितने आउटलेट हमारे वैशाली में लगभग 300 के आसपास आउटलेट, 300 प्लस आउटलेट चल रहा है। हर आउटलेट पे अगर रोजगार के हिसाब से देखा जाए तो कितने लोगों को रोजगार मिलता है एक आउटलेट पे? 2 लोग मिनिमम होंगे नॉर्मली। हाँ, 300 परिवार तो नॉर्मली रोजगार में है ही, क्योंकि एक दुकान से एक परिवार का घर तो निश्चित ही चलता है। एक घर में 5-6 लोग होते ही होते हैं। 35-40 लोगों का यहाँ पे है। उसके बाद बिहार के बाहर भी अपना, वैशाली के बाहर भी अपना सामान जाता है। दरभंगा हो गया, समस्तीपुर हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, इन जगहों में भी कुछ क्षेत्रों में जाता है, जो अब धीरे धीरे उसको भी डेवलप करना है। आप एक चीज अभी बताएंगे, जब आपने अपनी सफर को बताया तो अभी आपने कभी इसमें कोई सरकारी मदद भी आपको मिली क्या? इस पूरे प्रोसेस में कहीं आपने सरकार से मदद लिया, या जैसे आपने नौकरी के लिए आप गए तो आपने कहा कि मैंने प्राइवेट नौकरी की, तो मेरा सवाल यह है कि क्या आपको प्राइवेट नौकरी करने थे, अपने स्किल के बेस पे अपना काम स्थापित करना था, कि आजकल के मैक्सिमम बच्चों की तरह आपके दिमाग में ये चलता था कि मुझे नौकरी करनी ही है, रोजगार का अर्थ लोगों ने सरकारी नौकरी को ही बना दिया? तो क्या आप भी ऐसा सोचते थे अपने स्टूडेंट लाइफ में? नहीं, बिल्कुल, हमने भी कोशिश करी थी कि हमें सरकारी नौकरी मिले। आप गए थे, ट्राई किया था? बिल्कुल, नहीं हुआ नौकरी? नहीं हुआ नौकरी। तो आपने कितने ट्रेन फूके? नहीं, हमने ट्रेन नहीं फूके, बस जलाया? हमने कुछ नहीं करा। हमने फिर प्राइवेट नौकरी, एक्चुअली क्या है ना कि जब आपको जीवन में कुछ करना है तो रुकना नहीं होता है। वाह। आगे हमको करना है, यहीं पे हम रुक लेंगे कि हमें को यही नौकरी करना है तो करना, नहीं तो नहीं करना है, फिर तो हम फेल हो जाएंगे। नहीं, इसके बीच में एक सवाल ये भी है, जो दुनिया मान चुकी है, क्या रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी ही है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। नहीं है, और संभव भी नहीं है। संभव भी नहीं है। संभव भी नहीं है।
तो आप अभी जो आपके ये आउटलेट है इसमें 600 लगभग आपने बताया कि अपना परमानेंट स्टाफ है जो 40 से 50 की संख्या में है, और आउटलेट के हिसाब से आपके सहयोग में लगे हुए लगभग 300 लोग, तो ये साढ़े 300 लोगों को आप एक जगह रोजगार देके रखे हैं। मेरा ये सवाल है कि क्या आप आज के युवाओं को ये बात समझा सकते हैं कि पढ़ाई करके वो केवल जॉब के लिए जो ट्राई करते हैं और जब उनको सरकारी जॉब नहीं मिलता है तो काफी निराशा उनको हाथ लगती है, वो निराश हो जाते हैं, कई लोग जीवन से निराश हो जाता है, क्या उनको यहाँ रुकना चाहिए? या आपके जैसे इस संसार में, इस दुनिया में या भारतवर्ष में लाखों ऐसे लोग हैं जिन्होंने सरकारी कोई बिना मदद के, जब उनको स्वयं जॉब नहीं मिला तो उन्होंने जॉब दे डाला, लोगों को सृजन किया, मेहनत किया, प्रसारित किया। हमारी सरकार आज भी, भारत सरकार आज से नहीं पूर्व से ही स्किल बेस्ड एजुकेशन की काम, हमारी परंपरा ऐसी ही थी, स्किल बेस्ड एजुकेशन की कामना सरकार कर रही है। एक युवाओं को संदेश दीजिए आज के इस कार्यक्रम में जब आप हम सभी बैठे हैं। सरकारी नौकरी जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं होना चाहिए। पढ़ाई जरूरी है हर क्षेत्र के लिए, सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट हो, बिजनेस हो, जो भी करना है पढ़ाई जरूरी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन सरकारी नौकरी ही करना है जीवन का ये लक्ष्य बना लिया तो फिर यहाँ पे लोग फेल हो जाएंगे। लक्ष्य ये होना चाहिए कि हमें कुछ ना कुछ करना है, बिजनेस करना है, रोजगार करना है, सरकारी नौकरी करना है, प्राइवेट नौकरी करना है, लेकिन करते रहना, रुकना नहीं है। अब सरकारी नौकरी के बेस पर हम यही रुक जाएंगे तो हमारा जीवन पूरा अस्त व्यस्त हो जाएगा। मित्रों, केसरिया संवाद में ऐसे महापुरुषों से, ऐसे महान लोगों से जिन्होंने अपने स्किल के बेस पे कुछ ना कुछ जीवन में किया, और आपने देखा जैसे रणधीर जी अभी हमारे जो आज के गेस्ट हैं आपको बता रहे थे कि केवल सरकारी नौकरी ही रोजगार का मतलब नहीं है। हम अपने स्किल के बेस पे, अपने पुरुषार्थ के बेस पे, सरकार से जॉब लेना तो छोड़िए, हम छोटा स्टार्टअप भी करेंगे और उसमें मेहनत करेंगे, लगे रहेंगे तो आने वाले समय में बहुत सारे लोगों को हम रोजगार दे सकते हैं। प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आप सबको ये आग्रह करना चाहूंगा कि कभी भी ये देश हमारा है, देश की संपत्ति हमारी है, और हमें रणधीर जी जैसे लोगों से प्रेरित होना चाहिए, प्रेरणा लेना चाहिए। किसी कारणवश हम सरकारी जॉब में नहीं गए तो पुनः मैं आज के इस कार्यक्रम में तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं कि रोजगार का मतलब केवल सरकारी नौकरी नहीं है। हम अपने बेस पे छोटे से स्टार्टअप करके बहुत आगे तक जा सकते हैं, इस समाज को, इस राष्ट्र को बहुत सारा लाभ पहुंचा सकते हैं। केसरिया संवाद में इस तरह से ऐसे अतिथियों से मिलवाते रहेंगे और ढेर सारे ऐसे अतिथियों से, ऐसे मेहमानों से चर्चा होगी। उनका अनुभव आपको मिलेगा जिन्होंने अपने बल पे कुछ ना कुछ किया। वो साहित्य के क्षेत्र में गए, बिजनेस के क्षेत्र में गए, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में गए या अलग अलग क्षेत्र में गए। सरकारें हमारे लिए सब कुछ नहीं कर सकती हैं, हमारा भी कर्तव्य अपने राष्ट्र के प्रति, अपने परिवार के और समाज के प्रति कुछ ना कुछ है। आप सभी इस तरफ भी अपना ध्यान थोड़ा सा लाएं, ऐसा मेरा आग्रह है। फिलहाल रणधीर जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, आप हमारे साथ आए। आपके अनुभव से जरूर कुछ ना कुछ ऐसे लोगों को, कुछ न कुछ ऐसे बच्चे को जो सरकारी नौकरी न पाने से या जीवन में कभी निराशा हाथ लगती है, वो लाभ पहुंचाएंगे। और आप इसी तरह अपने जीवन में आगे जाएं। केसरिया संवाद परिवार आपको इसी तरह आपके लिए बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता है। बहुत बहुत धन्यवाद रणधीर जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत आभार।